भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। भारतवर्ष अनादिकाल से धर्म, संस्कृति, सभ्यता और उत्कर्ष का प्रमाण रहा। धर्म और संस्कृति के साथ शक्ति और सामर्थ्य के उच्च मापदंडों को स्थापित करने वाले ऐसे कई महानगर, महाजनपद और साम्राज्य रहे, जिनके कृतित्व की गाथाएं हमें आज भी उस दौर के वैभव का आभास कराती। ऐसा ही एक राज्य था महाजनपद मगध, जो अपनी शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान और योगदान के लिए जाना जाता था। प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान और सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र रहा मगध अपनी अभेद्य भौगोलिक स्थिति, खनिजों की प्रचुरता, उपजाऊ कृषि भूमि और योग्य शासकों की वजह से भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य जैसी प्रमुख राजवंशों के शासकों की राजनीतिक दूरदर्शिता से मगध ने अपने समकालीन महाजनपदों को और गणराज्य को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मौर्य और उसके बाद गुप्त साम्राज्य में मगध ने अपने विकास और सामर्थ्य के अवकाश को छुआ और इतिहास में अमर हुए। इन शासकों ने बौद्ध और जैन धर्म के विकास के साथ साथ मगध को भारतवर्ष के पहले साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास का सशक्त स्तंभ रहा है, और इसी स्तंभ पर भारत के इतिहास की इमारत खड़ी हुई है। मगध साम्राज्य के आविर्भाव भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और दर्शन को न सिर्फ गहराई से छुआ बल्कि प्रभावित भी किया है। तो आइए चलते हैं उस सुनहरे अतीत की ओर जो विराट मगध साम्राज्य की महिमा और वैभव की गाथाओं से भरा हुआ है। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे मगध ने महाजनपद का रूप लिया? कैसे वो धर्म, संस्कृति और सामर्थ्य का प्रतीक बना? इसके बारे में पौराणिक ग्रंथों और साहित्य में उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज और बाद में पाटलिपुत्र बनी। भारत के इतिहास में मगध एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि अथर्वण द्वारा दृष्ट अथर्ववेद के व्रात्य भाग में मिलता है। तथापि यह सत्य है कि मगध शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं है, किंतु किंचित अर्वाचीन साहित्य में ऋग्वेद में उल्लिखित एक गूढ़ और दुर्गम्य प्रदेश को ही मगध का प्राचीनतम स्वरूप कहा है। महाभारत काल में जरासंध का राज्य ही मगध था। संभवतः ऐसा इसीलिए हुआ कि लोक जनमानस में महाभारत की प्रसिद्धि अधिक थी। यही कारण है कि जरासंध और मगध एक दूसरे के पर्याय बन गए। वास्तविकता में मगध जरासंध के राज्य से अधिक पुरातन है। देखा जाए तो कोई भी साम्राज्य सर्वप्रथम एक लघु भूखंड ही होता है, जिसका कि कोई नाम नहीं होता, जहां एक नदी के आश्रय में विपुल प्राकृतिक संपदा विराजती है। इस संपदा से आकर्षित होकर मनुष्यों का एक समूह वहां अपना निवास स्थान निर्मित करता है, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां करता है। शनह शनह उस समाज की जनसांख्यिकी एवं आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ती जाती है। तत्पश्चात उस समाज की जीवन शैली के अनुसार उस स्थान का नामकरण होता है। मगध साम्राज्य भी इसी तरह पनपा, फैला और विराट हुआ। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण से विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य
कौशल, वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध का व्यापक विस्तार हुआ। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। मगध राज्य भारतीय इतिहास के महान और शक्तिशाली राज्यों में से एक रहा है। उसकी सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन और आर्थिक समृद्धि इसकी सबसे बड़ी वजह रही है। मगध के प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो हर्यक वंश के पूर्व मगध का इतिहास बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। पहली बार मगध का उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कीकट, हम किराट भी कह सकते हैं, नामक जाति, इसके शासक प्रमंगत का उल्लेख जरूर मिलता है। कीकट को प्राचीन मगध यानी कि आधुनिक बिहार का हिस्सा एक अनार्य प्रदेश माना जाता रहा है, जहां ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार अभी हुआ ही नहीं है। कीकट क्षेत्र की पहचान मगध के रूप में की गई है। कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य से मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इसमें प्रमंगत के अलावा मगध के अन्य किसी शासक के नाम का भी उल्लेख हमें नहीं मिलता। मगध के प्राचीन इतिहास का स्वरूप हमें महाभारत और पुराणों में जरूर मिलता है। इन ग्रंथों के मुताबिक मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ वसु चैद्य उपरिचर का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना का श्रेय वसु को जाता है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाद में मगध का प्रसिद्ध राजा हुआ। वह बहुत अहंकारी और शक्तिशाली था, जिसका वध श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडुपुत्र भीम ने किया था। मगध के पौराणिक इतिहास के बारे में चर्चा की जाए तो कई प्रचलित कथाओं में मगध का उल्लेख किया गया है। जैसे एक विलुप्त ग्रंथ अभियान चिंतामणि में उल्लेखित है कि कीकट ही मगध है, परंतु यह इस रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं कर पाता है। लोक प्रचलित कुछ तर्क ऐसे भी हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के एक पुत्र का नाम मगध था। प्रियव्रत के इसी पुत्र के नाम पर कीकट का नाम मगध कर दिया गया। यद्यपि यह लोक प्रचलित है और इस तथ्य का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हो सका है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत के सभी पुत्रों के नाम बृहद सूचीबद्ध ढंग से उल्लेखित किए गए हैं, किंतु इस सूची में कहीं भी कोई मगध नहीं है। वस्तुतः मगध के नामकरण की सांकेतिक कथा वायु पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में सम्मिलित रूप से व्याप्त है, जो गहन अन्वेषण के पश्चात प्रकट होती है। साथ ही विष्णु पुराण में दिए गए विवरणों की गहन अन्वेषण के पश्चात यह संकेत मिलते हैं कि गयासुर यज्ञ के कालखंड में देवों कीकटों के मध्य सेतु बनने वाले शासक का नाम विश्व स्फटिक था, जिसने कीकट जैसे तथाकथित अनार्य अपुण्य भूमि पर वैदिक वर्ण व्यवस्था को प्रवृत्त किया था। कीकट में वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात विश्व स्फटिक ने किया था। इसके लिए विश्व स्फटिक ने बाह्य क्षेत्रों से ब्राह्मणों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया था। यही नहीं, उसे न केवल ब्राह्मणों को अपितु कैवर्त, वटु एवं पुलिंदों को कीकट में निवास करने के लिए बुलाया था। कीकट में अब एक नई वैदिक व्यवस्था स्थापित हो रही थी। कथित तौर पर अनार्य और अपुण्य भूमि कहे जाने वाले कीकट में इस व्यवस्था के स्थापित हो जाने से देवगण बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। इस वैदिक व्यवस्था के कारण अब आर्यों को उनके ऐसे तीर्थ स्थान प्राप्त हुए जिनका विवरण अब तक उन्होंने केवल पुराणों और अन्य ग्रंथों आदि में पढ़ा था या उनके विवरणों को सुना मात्र था। वे अब इन तीर्थों का भ्रमण करने लगे थे। कीकट भूमि पर अब वैदिक अनुष्ठान होने लगे थे। इन अनुष्ठानों के सौजन्य से
यह भूमि अब धीरे धीरे पुण्य भूमि हो जाने के मार्ग पर चल पड़ी थी। हालांकि कीकट समुदाय इन सब गतिविधियों से खुश नहीं थे। वे घोर क्षेत्रवादी थे। उनके इतर अन्य लोगों का उनकी भूमि पर आकर बस जाना और अपनी व्यवस्था स्थापित कराना कीकटों को स्वीकार नहीं था। वे इसे अपनी संस्कृति पर गहरा प्रहार मानते थे। इस नई व्यवस्था से दूर वे शहर के निकटवर्ती दुर्गम वन प्रांतों में प्रायः लुप्त जीवन व्यतीत करने लगे। हालांकि वे इसका सीधा विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, किंतु वे एक ऐसा युग अवसर आने की प्रतीक्षा करने लगे जब वे कीकट की पूर्व सम अगम्य छवि और अपने संस्कृति की पुनर्स्थापना करने की स्थिति में आ जाए। महाभारत काल में कीकटों की यह लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। उनको उस समय यह योग्य अवसर प्राप्त हुआ जब जरासंध से युद्ध करने की इच्छा लेकर पांडुपुत्र भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मगध की राजधानी गिरिव्रज में पहुंचे। यही महाभारत कालीन मगध का प्रथम उल्लेख हमें देखने मिलता है। हालांकि जरासंध महाभारत कालीन मगध का प्रथम शासक नहीं था। मगध साम्राज्य की स्थापना का बीज उसके पितामह चेदिराज उपरिचर वसु ने बोया था, लेकिन जरासंध मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। ग्रंथों में उल्लिखित कीकट प्रदेश के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय संसार में गयासुर जाति का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। जब देवताओं का ध्यान गयासुर के बढ़ते हुए प्रभाव पर पड़ गया तो उनकी चिंता बढ़ गई। देवों की चिंता का असल कारण था गयासुर जाति का ऐन्द्रजालिक शक्तियों में पारंगत होना। गयासुर जाति परम वैष्णव जाति थी। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनको किसी भी प्रकार के युद्ध में हरा पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। उनके इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए देवताओं ने श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव से भेंट की और उनको अपनी चिंता से अवगत कराया। इस भेंट में देवताओं को अपनी चिंता के निदान का उपाय मिला। उपाय यह था कि गयासुर के हृदय स्थल पर यज्ञ किया जाए और गयासुरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो वामन अवतार में महाराजा बलि के साथ हुआ था। वैसा ही हुआ जैसा देवतागण चाहते। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि शाकपुर्णी की मंत्र विवेचना वामन बलि के विषय में है, जबकि अर्णवाव का संकेत विष्णु गयासुर के बारे में है। देवताओं के आग्रह पर श्री हरि विष्णु अपने भक्तगण गयासुरों से यज्ञ हेतु भूमि मांगने की कीकट आए। इस कथानुसार श्री हरि विष्णु ने गयासुरों से दान में 3 पग भूमि की मांग कर ली। गयासुर यह मांग पूरी करने के लिए सहमत हो गए। तब श्री हरि ने एक ही पग में फल्गु नदी के समस्त पश्चिमी तट को ग्रहण कर लिया। तभी से उनके पद चिन्ह का केंद्र विष्णुपद कहलाया, जो आज भी तीर्थ क्षेत्र में स्थित है। दूसरे पग में फल्गु नदी के ऊपर उठती पहाड़ी को ग्रहण कर लिया, जिसे यास्क के पूर्ववर्ती निरुक्तकार श्री अर्णवाव ने समारोहण कहकर पुकारा है। श्री हरि का तीसरा पग गया शीर्ष पर स्थित होता है। इस प्रकार ये कथाएं मगध के नामकरण से पहले उस राज्य की शक्ति संपन्नता, उनका ज्ञान और सामर्थ्य का आभास कराती है। कालांतर में मगध मौर्य और गुप्त राजवंशों के समय में शिक्षा, कला, साहित्य और सैन्य शक्ति का सबसे महान साम्राज्य बन उभरा और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। विभिन्न ग्रंथों में उल्लिखित है कि कैसे मगध का नामकरण होने पर भी पहले महाजनपद के रूप में इस राज्य ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सैन्य शक्ति के बल पर ख्याति अर्जित की थी। इसके साथ ही धर्म की पताका को भी
थाम कर रखा गया था। गंगा के मैदानों की उपजाऊ भूमि और गंगा नदी पर नियंत्रण ने यहाँ कृषि को बढ़ावा दिया और व्यापार को सुगम बनाया। इतिहास के पन्नों में यह कला, साहित्य और शिक्षा के केंद्र के रूप में दर्ज है। अपने स्वर्णिम काल में भारत के बाहर तक फैले मगध साम्राज्य ने हर्यक, मौर्य और गुप्त जैसे प्रमुख राजवंशों का दौर देखा और अपना एक ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक इस महान साम्राज्य की ख्याति को बखान करते रहेगा। यूं तो एक लंबे कालखंड तक संपूर्ण भारतवर्ष ही मगध साम्राज्य के ध्वज तले रहा है, किंतु फिर भी यदि साम्राज्य के उद्गम की बात करें तो मगध के प्रारंभिक नगर, प्रसिद्ध शहर और यहाँ तक कि विविध कालखंडों में साम्राज्य की राजधानी की भांति अवस्थित रहे स्थान वर्तमान के बिहार राज्य में आते हैं। महाराज वसु के द्वारा स्थापित की गई नगरी वसुमती हो अथवा उनके पुत्र बृहदत्त द्वारा बसाया गया नगर बृहदत्तपुर हो या उनकी पत्नी गिरिका के नाम पर पुत्र के द्वारा बसाया गया 5 पहाड़ियों से सुरक्षित नगर गिरिव्रज हो, पुण्य भूमि गया हो अथवा कालांतर में बने पुष्पपुर एवं पाटलिपुत्र जैसे प्रसिद्ध शहर हों, ये सभी वर्तमान बिहार में ही स्थित हैं। मगध महाजनपद की मूल आरंभिक स्थिति उस भूमि को कहा जा सकता है जो गंगा के दक्षिणी तट से लेकर विंध्याचल की उत्तरी उपत्यकाओं द्वारा फैली थी। मगध महाजनपद की मूल आरंभिक स्थिति उस भूमि को कहा जा सकता है जो गंगा के दक्षिणी तट से लेकर विंध्याचल की उत्तरी उपत्यकाओं तक फैली हुई थी, जिसका पश्चिमी सीमा सोन नदी का पूर्वी तट था और पूरब में उसकी सीमाएं महाजनपद से साझा हुआ करती थी। इस विस्तृत भूमि को सर्वप्रथम कीकट और फिर कालांतर में मगध कहा गया। इस एपिसोड में हमने मगध साम्राज्य के पौराणिक और प्राचीन इतिहास का अवलोकन किया। इस काल में मगध का सबसे चर्चित राजा जरासंध था। हालांकि आगे चलकर मगध साम्राज्य को अजेय और शक्ति संपन्न बनाने हर्यक, मौर्य और गुप्त राजवंशों का प्रमुख योगदान रहा। इनके काल में ही बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार देखा जाए तो मगध के उत्कर्ष से भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। महाजनपद मगध के आने वाले भागों में हम विभिन्न राजवंशों के काल में मगध ने जिस दौर को देखा उसकी यात्रा करेंगे। इस यात्रा के बहुत से पड़ाव हैं और एक साम्राज्य के बनने बिगड़ने, डूबने उभरने की कहानी भी। फिलहाल इस कड़ी के अगले एपिसोड में हम देखेंगे मगध में जरासंध का राज, उस काल और जरासंध के बाद मगध किस स्थिति में पहुंचता है। देखते रहिए महाजनपद मगध का दूसरा एपिसोड, मगध और अहंकारी जरासंध। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे
भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा।